हिंदी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसी की आज हम पढ़ाई करेंगे। इसका पार्ट नंबर 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 1 में इसका हम पूरा कहानी पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में पूरा ऐसा कहानी स्टोरी हम लोग जान चुके हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है ना, इसके राइटर कौन है, सब जान चुके हैं। उसमें हुआ क्या सब जान चुके हैं, उनके जीवन के बारे में सब चीज जान चुके हैं। और उसी पार्ट में हम आपको बोले थे, पार्ट नंबर 1 में ही आपको बोले थे कि इसका पार्ट 2 लेकर भी हम आएंगे। और पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वही लेकर हम आपके लिए आए हैं। यहाँ पर देखिए जो जो प्रश्न इस लेसन से पूछा जा सकता है वो सब हम आपको बोर्ड पे लिख दिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेकर कॉपी में लिख लेना, ठीक है। क्योंकि बारी बारी से सब हम आंसर भी बताएंगे। ऐसे आप क्वेश्चन जब ये लिख लोगे तो लिखते ही समय आपको, जब अगर आप पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर है, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर है, ये सबका आंसर हम पार्ट 1 में आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। पार्ट 1 में इसका सभी का आंसर हम आपको बता चुके हैं, तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इससे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वही कह रहे हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो जो अभी आपको आंसर बताएंगे बारी बारी से सभी क्वेश्चन का वो आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं कि बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ है वो लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था, बताते ना। तो ये बोल सकते हैं कि लखनऊ में बिरजू महाराज का क्या हुआ है, जन्म हुआ है ना। तो जन्म होने के कारण क्या है, लखनऊ से इनका गहरा संबंध है, ठीक है, बिरजू महाराज का। उसी प्रकार रामपुर में इनकी 3 बहन थी, तीनों बहनों का जन्म कहाँ हुआ है, रामपुर में। इनकी 3 बहनों का जन्म हुआ है रामपुर में। साथ ही साथ इनके पिताजी 22 साल गुजारे कहाँ, रामपुर में। 22 साल रामपुर में बिताए। उसके बाद जब ये 5 साल के हो गए थे, कौन, बिरजू महाराज, तो फिर से इनके पिताजी कहाँ चले गए थे, रामपुर। और रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी किए थे। और बिरजू महाराज भी नाचना कहाँ शुरू किए थे, रामपुर में। बिरजू महाराज भी नाचना कहाँ शुरू किए थे, रामपुर में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रामपुर और लखनऊ दोनों से बिरजू महाराज का क्या गहरा संबंध है। याद हो गया, याद हुआ। कोई पूछे तो बताइए लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, तो क्या बोलिएगा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का बहुत ही गहरा संबंध है। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ है, इसके कारण यहाँ से इनका गहरा संबंध है। और रामपुर में इनकी 3 बहनों का जन्म हुआ, साथ ही इनके पिताजी जो है 22 साल गुजारे हैं वहां पर, ठीक है। और बिरजू महाराज में नाचना कहाँ से किए हैं, रामपुर में। तो इस प्रकार रामपुर से इनका क्या है, गहरा संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि रामपुर की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो देखिए कहानी समझिएगा। हुआ क्या कि जब बिरजू महाराज 5 साल के हो गए थे, बिरजू महाराज जब 5 साल के हो गए थे तो इनके पिताजी पूरे परिवार को लेकर कहाँ चले गए थे, रामपुर। कहाँ चले गए थे, रामपुर। और रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी कर लिए थे, ठीक है। तो बिरजू महाराज जो है ना, रामपुर के नवाब को पसंद आ गए, ठीक है ना। इनका जो डांस है बिरजू महाराज का वो पसंद आ गया। 6.5 साल का उम्र ही था उसमें, किनका, बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज का 6.5 साल का ही उम्र था। उसी समय से क्या करते थे, रामपुर के जो नवाब थे वो बिरजू महाराज को भी अपने यहाँ नौकरी पर रख लिए नाचने के लिए। और जब मन होता था नवाब को, जब क्या करते थे, नाचने के लिए बिरजू महाराज को बुला लेते थे। जब मन होता था नवाब को, जब वो नाचने के लिए बिरजू महाराज को बुला लेते थे। तो यही बात इनके मम्मी पापा नहीं चाहते थे। इनके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि बिरजू महाराज भी वहां जाके क्या करे, नाचे, ठीक ना। तो इसीलिए एक दिन क्या किए, ये विरोध किए, कौन, बिरजू महाराज के पिताजी। बिरजू महाराज के जो पापा हुए हैं वो नवाब के सामने बोले कि मेरा बेटा यहाँ पर नाच नहीं करेगा। तो रामपुर के जो नवाब थे बोले कि ठीक है, बेटा नहीं तो बाप भी नहीं, अया करके दोनों को नौकरी से निकाल दिए। तो इसीलिए बिरजू महाराज के पिताजी बहुत खुश हुए, सब में मिठाई बांटे और हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाए, है ना। पहला आदमी थे जो नौकरी छूटने पर मिठाई बांट रहे थे। आगे समझे ना कि क्यों ये हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं पिताजी नौकरी छूटने पर। क्योंकि क्या था ना कि अगर बिरजू महाराज वहीं पर नाचते रह जाते हैं कि इनका जो अभी जो प्रसिद्धि है पूरे दुनिया में वो नहीं हो पाता, वो वहीं पर सिमट कर रह जाते हैं। वहां से निकले तब ना ये क्या हुए, विकास किए, मतलब बहुत ज्यादा ये फेमस हुए हैं, पूरे दुनिया को जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पर ये बिरजू महाराज कहाँ से जुड़े, किस संस्था से जुड़े। नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज कौन सा संस्था से जुड़े। तो नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज कहाँ गए थे, सबसे पहले तो दिल्ली गए थे। कहाँ, दिल्ली, है ना। और दिल्ली में कौन सा संस्था से जुड़े जी, तो दिल्ली में संस्था था हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक
हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े। और यहाँ पर ये निर्मल जोशी के संपर्क में आए थे। किनके संपर्क में आए थे? निर्मल जोशी। याद हो गया? कोई दिक्कत? ये पूछेगा कि किसके संपर्क में आए वहां पर, तो निर्मल जोशी के संपर्क में आए। आगे कह रहा है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहला फर्स्ट प्राइज मिला था, मतलब प्रथम पुरस्कार मिला था। किनके साथ जब बिरजू महाराज नाचे हैं तो फर्स्ट प्राइज मिला बिरजू महाराज को। तो देखिए बताते हैं, ये घटना है कलकत्ता का। कलकत्ता में जब बिरजू महाराज अपने पापा और चाचा जी का नाम था शंभू महाराज। क्या नाम था? शंभू महाराज। तो जब बिरजू महाराज कलकत्ते में अपने पापा और चाचा शंभू महाराज के साथ नाचे तो पहला प्राइज किनको मिला? बिरजू महाराज को। आगे समझना, कहाँ मिला? कलकत्ता में। याद हो गया? ये सब कहानी हम आपको बता चुके हैं। पिछला जो पार्ट है ना, पार्ट 1 इसका जरूर देखिए, ये देखे चाहे नहीं देखिए, लेकिन पार्ट 1 जरूर देखिए, हम ये आपको बोलेंगे। पार्ट 1 बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है आप पार्ट 1 देखोगे तो अपने आप आंसर दे दोगे। आया समझो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद हो गया ना, बिरजू महाराज को कब प्राइज मिला था? फर्स्ट प्राइज। किनके साथ नाचते हुए? तो अपने पिताजी और अपने चाचा जी। चाचा जी कौन थे? शंभू महाराज। उनके साथ नाचते हुए उनको पहला प्राइज मिला था कलकत्ता में। चलिए आगे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बिरजू महाराज के गुरु जी थे खुद पिताजी थे। बिरजू महाराज के जो गुरु जी थे वो खुद पिताजी थे, ठीक है ना। उनके पिताजी ने क्या किया? बिरजू महाराज को नृत्य का तालीम देना शुरू किया, नृत्य की तालीम देना वही शुरू किया। बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम किए थे, तो 2 प्रोग्राम किए थे, तो उनसे इनको मिला था 500 रुपया। इनके पिताजी बोले इनकी माँ को, बिरजू महाराज की माँ को, कि तेरा लड़का हमको 500 रुपया देगा तब हम इसका गंडा बांधेंगे। गंडा बांधने का मतलब समझा रहा? मतलब इसको हम अपना शिष्य स्वीकार करेंगे, मतलब इसको हम अपना शिष्य बनाएंगे। तो बिरजू महाराज 500 रुपया दिए थे किनको? अपने पिताजी को। कहां से 500 रुपया आया था? प्रोग्राम किए थे उसी से मिला था। 2 प्रोग्राम किए थे उसी से मिला था। तो वही 500 रुपया अपने पापा को दिए, तब जाकर इनके पिताजी क्या किए? इनका गंडा बांधे, मतलब इसको शिष्य के रूप में स्वीकार किए। और वो ये नृत्य का तालीम भी वही दिए। कौन? इनके पिताजी। तो लिख दोगे यहाँ पर बिरजू महाराज के गुरु जी के बारे में, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे देना शुरू किया और कब? तो हुआ क्या था ना कि जब इनके पिताजी का देहांत हो गया तो इनका स्थिति बहुत खराब था। पिताजी का देहांत हो गया था, बहुत खराब स्थिति था, बहुत इधर उधर भटके थे, ठीक ना। भटकते भटकते कहाँ पहुंचे? कानपुर। कानपुर कहाँ पर जी? कानपुर में एक जगह है आर्यनगर। क्या? आर्यनगर। कानपुर में एक जगह है आर्यनगर। आर्यनगर में 2 लड़कों को क्या किए? शिक्षा देना शुरू किया, ट्यूशन देना शुरू किया 25-25 रुपए का। बिरजू महाराज जो है 2 लड़कों को आर्यनगर में, कानपुर के आर्यनगर में क्या किए? 25-25 रुपए का डांस ट्यूशन देना शुरू किए, ठीक ना। वहीं पर एक लड़का था, एक अमीर लड़का था जिसका नाम है सीताराम बागला। क्या नाम है? सीताराम बागला। ये सब कहानी हम आपको बता चुके हैं। सीताराम बागला ये अमीर लड़का था, इसको भी क्या किया? डांस ट्यूशन देना शुरू किए, ठीक है। बदले में ये क्या करता था ना कि बदले में ये इनको हाई स्कूल का पढ़ाई कराता था बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज के बदले में हाई स्कूल की पढ़ाई करा दिया करता था। आगे समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? ये भी बता चुके हैं कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? तो 9.5 वर्ष की उम्र में, 9.5 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया, है ना। इनके पिताजी थे 54 साल के। 9.5 साल के पिताजी नहीं थे, इनके पिताजी थे 54 साल के, इनका उम्र था 9.5 साल। उसमें इनके पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हुआ तो उसमें घर में 1 रुपया भी नहीं था, ठीक ना। घर में श्राद्ध कर्म करने के लिए पापा का जो 10वां 13वां होता है करना, 10वां करना 13वां करना, जिसको बोलते हैं श्राद्ध करना, श्राद्ध करने के घर में 1 भी रुपया नहीं था। तो ऐसा दुख की घड़ी में भी इसकी माँ जो है इसको लेकर इधर उधर बहुत भटकी। तब जाके 2 प्रोग्राम मिला। क्या मिला? 2 प्रोग्राम मिला। और 2 प्रोग्राम किए, तब जाके 500 रुपया जमा हुआ। उसी 500 रुपया से क्या किए? ये अपने पापा जी का श्राद्ध कर्म किए। तो बिरजू महाराज इसी को बोलते हैं कि मेरी जिंदगी के सबसे दुखद समय था। आगे समझे? तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय क्या था बता दोगे ना कि जब इनके पिताजी का 54 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, उसमें बिरजू महाराज मात्र 9.5 वर्ष की उम्र के थे, ठीक ना। तो उस समय घर में कुछ भी नहीं था, घर की स्थिति बहुत खराब था, ठीक है। तो पिताजी का श्राद्ध करने के लिए क्या किए? 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए, तब जाके इनको 500 रुपया जमा हुआ, 500 रुपया इकट्ठा हुआ। उसी 500 रुपया से क्या किए? पिताजी का श्राद्ध कर्म किए। यही इनके जीवन का सबसे दुखद समय था, ठीक है। चलिए आगे। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो बताए ना, शंभू महाराज इनके चाचा जी का नाम था, बिरजू महाराज के
चाचा जी का नाम था। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम था। बहुत ही इनके साथ इनका मतलब मजाकिया जैसा संबंध था। हुआ क्या कि जब कलकत्ता में डांस किए थे अपने चाचा और पापा के साथ, तो फर्स्ट प्राइज किसको मिला था? फर्स्ट प्राइज मिला था बिरजू महाराज को, बताया ना अभी। तो बिरजू महाराज को मिला था। शंभू महाराज क्या बोलते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह जो बोलते हैं। साथ ही साथ क्या, तो बिरजू महाराज अंडा नहीं खाते थे। बिरजू महाराज अंडा नहीं खाते थे, ऑमलेट नहीं खाते थे, लेकिन चाचा जी शंभू महाराज खाते थे। तो जब शंभू महाराज बोलते थे कि अंडा खाएगा, ऑमलेट खाएगा, तो बिरजू महाराज बोलते थे ना नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन जब चाचा जी बोलते थे कि दही का चिल्ला खाएगा, तो शंभू ये बिरजू महाराज क्या करते थे, उसको बड़ी प्यार से खाते थे, बड़ी मजा ले लेकर खाते थे। है समझना, मतलब इसको ठग लेते थे वो ना, मतलब दही का चिल्ला बोल के क्या खिला देते थे? ऑमलेट खिला देते थे भाई, खाते भी थे, ठीक है। ऐसा संबंध था। लेकिन और ऐसा भी संबंध था कि चाचा जी का खान पान अलग होता था, मतलब शुरू से ही खान पान अलग होता था, और यही संबंध आगे भी बढ़ा रहा। जब पिताजी का देहांत भी हो गया तो वो चाचा जी का खाना वाना सब अलग होता था, इन लोगों का खाना अलग, मतलब होता है कि घर में चाचा जी का अपना अलग खाना बनता है, इन लोगों का अलग, वैसा होता था, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हुआ क्या कि कलकत्ता में तो पहला शो किए थे बचपन में अपने पापा और चाचा जी के साथ, तो उसमें तो फर्स्ट प्राइज मिला था। तो उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। हुआ क्या ना कि एक प्रोग्राम और किए थे कलकत्ता में, बड़े होने पर एक प्रोग्राम किए थे, मतलब उसमें बिरजू महाराज को कोई नहीं जानता था। बिरजू महाराज का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई नहीं जानता था, कोई पहचानता नहीं था। कुछ ही लोग मतलब जानते थे, गिने चुने लोग, ऐसा समझे ना। तो बिरजू महाराज का जीवन उसमें मतलब ऐसे ही चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, डमा डमा चल रहा था। लेकिन जैसे ही कलकत्ता में शो किए, कलकत्ता में एक प्रोग्राम किए, कौन? बिरजू महाराज। जैसे ही कलकत्ता में प्रोग्राम किए तो वो प्रोग्राम हिट हो गया। वो प्रोग्राम क्या हो गया? हिट हो गया, पूरा हिट हो गया। फिर इनका न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में इनका नाम छपा, फोटो छपा, समाचार पत्र में इनका नाम फोटो छपना शुरू हो गया, लोग इनको जानने लगे, है ना, और ये फेमस होना शुरू हुए। इसके बाद ये जितना भी मतलब शो किए, जितना भी प्रोग्राम किए, सब प्रोग्राम क्या होता चला गया? हिट होता चला गया। और यही नहीं, विदेशों में जाकर भी क्या किया? बहुत सारे प्रोग्राम किए। भारत में नहीं, विदेशों में जाकर बहुत सारे प्रोग्राम किया। इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास जगा, आत्मविश्वास जगा, और उस दिन से इनका जीवन में क्या आया? नया चरण आया, एक नया क्या कर सकते हैं उसको, नया चरण आया, नया मतलब मुकाम आया। नहीं, उस दिन से इनका जीवन मतलब एक नए तरीके से चलना शुरू हो गया। ऐसा है ना। तो बहुत ज्यादा असर फर्क नहीं पड़ा। पहले कोई इनको नहीं जानता था, सिंपल सा आंसर था। अब जैसे कलकत्ता में शो किए, कई प्रोग्राम किए, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, बहुत हिट हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया, ठीक ना। ऐसे इनका नाम पेपर में छपना शुरू हो गया और फोटो भी छपना शुरू हो गया, तो लोग इनको जानने लगे। उसके बाद भी क्या होने लगे? इनका हर प्रोग्राम हिट होना शुरू हो गया, इनका आत्मविश्वास जगा, ठीक ना। ये धीरे धीरे क्या हो गया? विश्व विख्यात हो गए, है ना। विश्व में मतलब दुनिया में भी, विदेशों में भी जाकर क्या करने लगे? प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। ऐसा समझे? चलिए आगे। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? मतलब बिरजू महाराज कौन कौन से यंत्र बजाते थे? तो डांस तो करते ही थे, साथ में इनका संगीत में भी रुचि था। किसमें रुचि था? संगीत में भी रुचि था। इसके अलावा तबला बजाते थे, सितार बजाते थे, सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, सरोद बजाते थे। सरोद भी होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ना। बांसुरी बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। आगे समझे? तो बिरजू महाराज संगीत के अलावे सितार, गिटार, तबला, बांसुरी, हारमोनियम भी बजाते थे। हारमोनियम, ठीक ना, हारमोनियम, सरोद, तबला, ये सब बजाते थे, है ना। इतना सारा इनको क्या था? टैलेंट था इनके पास, इतना सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बजा सकते थे। आगे समझे? कोई दिक्कत? चलिए आगे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या कहते हैं? तो हुआ क्या, जब पिताजी का देहांत हो गया तो हालत तो खराब चल रहा था, कैसे कैसे पाई करके घर चला रहे थे, पाई जुटा रहे थे, ट्यूशन लेकर, डांस ट्यूशन लेकर, पैसा खाने कैसे जुटा के क्या कर रहे थे? घर चला रहे थे। लेकिन इसकी माँ हड़बड़ा गई। इनकी जो माँ थी वो जल्दीबाजी में क्या की, इनकी शादी कर दी 18 वर्ष की उम्र में। उसमें ये माँ 18 वर्ष के थे, उसी समय इनका शादी कर दी इनकी माँ। ये शादी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि देख रहे थे कि घर के हालात उस तरह का है नहीं। अभी घर में हम लोग तो घर चल नहीं रहा, एक और हम बाहर से किसी को और लिया गया तो जिम्मेदारी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन इसकी माँ क्या कर दी? इनकी माँ जो है इनकी शादी कर दी 18 वर्ष की उम्र में, ठीक ना। जिसको ये बहुत नुकसानदेह मानते हैं। क्या मानते हैं? नुकसानदेह मानते हैं कि ये बहुत हानिकारक साबित हुआ इनके लिए, ऐसा ना, बहुत हानिकारक साबित हुआ ये मानते, क्योंकि इससे जिम्मेदारी पर क्या हो गया था? बढ़ गया था। आगे समझ में। अगला है कि बिरजू महाराज की अपनी सारगीरों के बारे में क्या रहा है? सारगीरों का मतलब होता है अपने शिष्यों के बारे में। बिरजू महाराज अपने शिष्यों के बारे में क्या बताते हैं? बिरजू महाराज से जब रश्मि बाजपेयी पूछी तो रश्मि बाजपेयी भी इनकी शिष्या है,
ये जो बिरजू महाराज की कहानी है ना, ये साक्षात्कार इंटरव्यू है जो कौन लिया है, रश्मि बाजपेयी ली है, ठीक ना। तो उसमें रश्मि बाजपेयी जब पूछे कि अपने शागिर्दों के बारे में क्या कह रहा है, तो वही इनको बताते हैं, क्या बताते हैं कि सबसे पहले हम नाम लेते हैं कि इनका रश्मि बाजपेयी का, रश्मि बाजपेयी का सबसे पहले नाम लेते हैं अपने शागिर्दों में, सबसे पहले रश्मि बाजपेयी का नाम लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत तरक्की की है, बहुत नाम कमाई है, इनका भी नाम बहुत बना है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी लड़कियों का नाम लेते हैं, बहुत सारी लड़कियां जो सीख रही है, जैसे एक लड़की है जो सरस्वती नाम है, क्या नाम है, सरस्वती, एक लड़की का नाम लेते हैं जिसका नाम है सरस्वती, सरस्वती, है ना। इनके बारे में बोलते हैं बिरजू महाराज कि एक खानदानी लड़की है, लेकिन बहुत समय से मेरे साथ क्या कर रही है, रियाज कर रही है, कम से कम 15-20 सालों से ये रियाज कर रही है मेरे साथ, ठीक है। इसके बाद एक और शिष्या का नाम लेते हैं जिसका नाम है दुर्गा, क्या नाम है, दुर्गा। उनके बारे में करेंगे, ये भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, दुर्गा जो है वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, साथ में मेरा भी नाम खिला रहे हैं। अब शिष्या नाम कमाएगी तो गुरु जी का तो नाम होगा ही ना, नहीं होगा ना, तो उसका भी नाम करते हैं। साथ ही कहते हैं कि विदेशों में भी इनके चेला है ना, विदेशों में भी इनके शिष्य है, इनके बहुत सारे शिष्य है, विदेश में भी इनका शिष्य है, तो विदेश का 2 शिष्य का ये नाम लेते हैं, एक का नाम लेते हैं वैसेविक, ठीक है, वैसेविक एक शिष्या इनकी है, उनके बारे में नाम लेते हैं कि वही बहुत तरक्की की है, वही बहुत नाम कमाई है, बहुत अच्छा से रियाज कर रही थी। उसके बाद एक नाम लेते हैं किसका, तो फिलिप मैकेलिक टॉक, ठीक ना, उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं कि वो तो चला गया स्वदेश, चला गया कहाँ, स्वदेश चला गया है, लेकिन फिर से वो हमसे क्या करना चाहता है, नृत्य की शिक्षा लेना चाहता है, फिर से हमसे शिक्षा लेना चाहता है। इसके बाद कह रहे हैं कि कुछ लड़के जो है, तो जैसे राम मोहन, कृष्ण मोहन और अपना बेटा का भी नाम लेते हैं, राम मोहन, कृष्ण मोहन और अपने बेटा का नाम लेते हैं, कहते हैं कि इन लोग का मन नहीं लगता है नृत्य सीखने में, नृत्य सीखने में इनका मन नहीं लगता है, ठीक ना। और दुर्गा नाम की जो लड़की का नाम लेते हैं कि ये भी मेरी एक शिष्या है तो गरीब लड़की है, तो बहुत गरीब लड़की, लेकिन उनको नाचने में बहुत मजा आता है, मतलब उसको नृत्य में बहुत मन लगता है ना, उसको नृत्य करने में बहुत मन लगता है, वो भी बहुत अच्छा से नृत्य सीख रही है। तो अपने शागिर्दों के बारे में यही राय देते हैं, कौन, बिरजू महाराज, समझा गया ना, किनका नाम लिए है ना, 4-5 शिष्य का नाम लिए हैं, आप भी 4-5 शिष्य का नाम लिख दोगे, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले रश्मि बाजपेयी का नाम लीजिएगा, सरस्वती का नाम लिख लीजिएगा जो खानदानी लड़की थी, 15-20 साल से इनके साथ प्रयास कर रही थी। दुर्गा नाम की गरीब लड़की थी, जो भी बहुत थी तो बहुत गरीब, लेकिन इसको नृत्य में बहुत मन लग रहा था, है ना, बहुत मन से क्या कर रही थी, नृत्य सीख रही थी। विदेश में भी इनकी शिष्या है, एक है वैसेविक, है ना, एक वैसेविक है जो क्या है विदेश में रहती है, वो भी सीखी है, और दूसरा क्या है तो फिलिप मैकेलिक टॉक है ना, जो भी सीखे हैं, सीख के चले गए अपना स्वदेश, लेकिन फिर से वो इनसे सीखना चाह रहे हैं, फिर से सीखना चाह रहे हैं। और भी शिष्य है, एक है तीरथ प्रताप, है ना, प्रदीप है, ये लोग भी सीख के बहुत नाम कमाए। फिर कह रहे कि कुछ लड़के हैं जो क्या है उनको नृत्य मन नहीं लग रहा है, जैसे कृष्ण मोहन, राम मोहन और अपने बेटे का नाम लेते हैं कि जो मेरा बेटा हो गया है कृष्ण मोहन, राम मोहन, ये लोग सही से नृत्य नहीं सीख रहे, इन लोग को मन नहीं लग रहा है, नृत्य सीखना नहीं चाह रहे हैं। तो यही अपने शागिर्दों के बारे में बताते हैं। अब आगे बढ़ते, बिरजू महाराज अपना जज किसे मानते थे, तो देखिए हम बता चुके हैं पहले पार्ट में कि जब बिरजू महाराज के पिताजी का देहांत हो गया, बिरजू महाराज के पिताजी का देहांत हो गया, तो शो करने के लिए इसको कौन लेके जाते थे, इनकी माँ। जहां जहां ये गए शो करने के लिए, वहां पर कौन लेके जाते थे, इनकी माँ लेकर जाते थे, ठीक है ना। और जब ये नाचते थे, नृत्य करते थे, तो अपनी माँ से पूछते थे कि माँ ठीक है ना, वही ढंग है ना। कहने का अर्थ होता था कि पूछते थे कि बिल्कुल मैं अपने पापा जैसा खड़ा हूं ना। इसकी माँ बोलती थी कि हाँ बेटा, तो अपने बिल्कुल पापा की तस्वीर हो, अपने पापा की क्या तस्वीर हो। बैठने का, बोलने का, नृत्य करने का पूरा ढंग उन्हीं का है ना। और समय समय पर इनका हौसला बढ़ाती थी, कौन, इनकी माँ। समय समय पर हौसला भी बढ़ाती थी और कुछ हिदायतें भी देती थी, ठीक ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, अपनी माँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पुराने और आज के नर्तकों में बिरजू महाराज क्या अंतर पाते हैं। ये तो आप अपने मन से लिख सकते हो, पुराने और आज के नर्तकों में बिरजू महाराज क्या अंतर पाते हैं। तो बिरजू महाराज यही अंतर पाते हैं कि पहले के जो नर्तक होते थे वो स्टेज में कोई कमियां नहीं निकालते हैं, ठीक है। स्टेज में कोई कमी नहीं निकालते थे, कहीं गली में कर दिया डांस करने को तो वहां भी कर देते थे, है ना। स्टेज थोड़ा टेढ़ा मेरा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी रहे वो वहां भी डांस कर देते थे। स्टेज पर पंखा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है उसकी कोई बात नहीं करते थे। हाँ, स्टेज पे क्या होता था कि पंखा नहीं लगा रहता था तो साइड में क्या होता था ना, 2-3 लोग पंखा लेकर झलते रहता था इससे, है ना। लेकिन वो ध्यान रखता था कि कहीं पंखा जो है नर्तक के हाथों में टच न कर जाए, बस यही, ठीक ना। तो पहले के नर्तक कोई फरमाइश नहीं करते थे। बिरजू महाराज का कहना ये है कि पहले के जो नर्तक थे कोई फरमाइश नहीं किया करते थे कि स्टेज पर पंखा लगा नहीं लगा, स्टेज छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, बड़ा है, गली में करवा रहा है, गड्ढा है, ये सब कुछ फरमाइश नहीं करते थे। बस वो जाते थे, प्रोग्राम करके आ जाते थे,
लेकिन आज के जो नर्तक है वो स्टेज में 100 कमियां निकालते हैं। स्टेज पे एसी क्यों नहीं लगा, है ना, स्टेज इतना छोटा क्यों है, स्टेज इतना बड़ा क्यों हो गया, नीचा क्यों है, अरे इतना ऊंचा क्यों है, ऐसा बहुत सारा मतलब कमियां निकालते हैं। यही फर्क पाते हैं बिरजू महाराज पहले के नर्तक में और आज के नर्तक में। आया समझ में? चलिए इसके बाद व्याख्या करने वाला है। व्याख्या करने वाला मतलब अर्थ लिखना। जैसे 500 रुपये देकर मैंने गन्ना बनवाया, इसका अर्थ लिखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे गोडली भाग 2 के शीर्षक जीत जीत में निरखत से लिया गया, है ना, जिसके राइटर कौन है, बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज इसके राइटर है। इसमें बिरजू महाराज बताया है कि इनके पिताजी इनके क्या थे, गुरु जी थे, ठीक ना। तो इनके पिताजी इनकी माँ से बोले कि तेरा लड़का को 500 रुपया देगा तभी मैं इसको क्या करूंगा, गंडा बांधूंगा, मतलब अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। तो बिरजू महाराज उसमें 2 प्रोग्राम किए थे। वो दोनों प्रोग्राम से कितना मिला था, 500 रुपया मिला था। वही 500 रुपया अपने पापा को देकर क्या किया, गंडा बनवाया, मतलब इनके पिताजी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए। आए समझे ना। अगला क्वेश्चन कि मैं कोई चीज चुराता नहीं कि अपने बेटे के लिए रखना है, उसको सिखाना है। कहेगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारे गोडली भाग 2, हमारे पाठ्य पुस्तक गोडली भाग 2 के शीर्षक जीत जीत में निरखत से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, पंडित बिरजू महाराज, है ना। इसमें जब रश्मि वाजपेयी इनके मतलब नृत्य के बारे में पूछती है तो ये बताते हैं कि जो भी हम अपने शागिर्दों को सिखाते हैं, शागिर्दों ने शिष्य को सिखाते हैं, तो जो भी मुझे मालूम है वो सब हम सिखा देते हैं, जो भी हम जानते हैं वो सब हम सिखाते हैं। मेरे पापा की तरह, मेरे पापा भी वही करते थे, जो भी मेरे पापा को मालूम होता था वो भी मुझे सब सिखाते थे। तो मैं भी वही करता हूँ कि जो भी मुझे मालूम होता है मैं सब अपने शिष्य को सिखाता हूँ। ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये अलग चीज है ना, ये जो स्टेप है अपने बेटे के लिए रखता हूँ, ये स्टेप मैं स्पेशल अपने बेटे को सिखाऊंगा तो मेरा बेटा का नाम ज्यादा होगा। ऐसा कोई मतभेद नहीं करता, ऐसा कोई भेदभाव मैं नहीं करता, जो इनका कहना था। आया समझे ना। इनका यही कहना था कि मैं कोई चीज नहीं चुराता हूं अपने बेटे के लिए, कि उसको ये सिखाना है। जो भी बात है मैं सभी शिष्य को एक साथ बता देता हूँ। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता कि अपने बच्चों को ये सिखाना, अपने बेटे को ये सिखाना है। आया समझ में। इसके बाद मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। इसमें जब रश्मि वाजपेयी पूछती है कि कोई अपना एक प्रोग्राम के बारे में बताइए, कोई अपना प्रोग्राम के बारे में बताइए, तो बिरजू महाराज याद करते हुए बोलते हैं कि एक बार जब हम पाकिस्तान में प्रोग्राम करने गए थे, एक बार कोई पाकिस्तान में प्रोग्राम करने गए थे, तो कोई खातून थी जो बोली सुभान अल्लाह। क्या बोली? सुभान अल्लाह बोली। तो सुभान अल्लाह ये सुन के, सुभान अल्लाह बोल रही थी, बहुत गूंज रहा था हॉल में, ठीक ना, बहुत हॉल में गूंज रहा। ये सुन के इनको लगा कि सुभान अल्लाह किसको बोले, हमारे डांस को कि हमको, हमारे डांस को। जो हम आशिक यहाँ पर इतने लोग आशिक हैं, वो किसके आशिक है, मेरे के, मेरे डांस के। आशिक तो मेरे भी है, लेकिन मेरे डांस के यहाँ पर ज्यादा आशिक है। जो इनको लगा, किनको लगा, बिरजू महाराज को वहां पर ये लगा आशिक मेरे भी है बहुत यहाँ पर, लेकिन मेरे डांस के ज्यादा आशिक है, मेरे डांस के ज्यादा आशिक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेटर है, कोई क्रिकेट खेलता है, तो आप उस क्रिकेटर के फैन होते हो, उसे क्रिकेट खेलने की कला को ना, वो क्रिकेट इस अंदाज से खेलता है, तब आप उसके फैन बन जाते हैं, वाह मस्त खेलता है। अब वही क्रिकेटर आगे चलकर खराब खेलना शुरू कर दे, लगता है उसका परफॉर्मेंस गिरते चला जाता है, तब उसका फैन रहते हो, धीरे क्या होता है, आपको मन उससे उड़ जाता है और अच्छा नहीं खेलता है, अच्छा नहीं खेलता है, होता ही नहीं होता है। तो वही इनका कहना था कि आशिक मेरे भी है, लेकिन ज्यादा आशिक किसका है, मेरे नृत्य का, है ना, मेरे नृत्य का। तो वही बोलते हैं कि मैं तो असिस्टेंट हूँ उस नाचने वाले का, ये बोलते हैं। आया समझना। तो यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जितना बता दिए आप उतना क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। तो फिर से बोलेंगे, सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, आप क्या लिखे, पार्ट 1 में पूरा कहानी बोर्ड पे लिख भी दिए थे, कहानी तो बताए थे, अब पूरा कहानी बोर्ड पे लिख दिए थे। अगर पार्ट 1 आप देख लेते हो तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप आंसर दे देंगे। लेकिन अगर पार्ट 1 देख लेते हो, आप पार्ट 2 भी देख लेते हो, पार्ट 2 देख लेते पूरा क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लेते हो, यहाँ से क्वेश्चन लिखेगा और जो आंसर हम बताए वो लिख लेना है। अगर इस तरह से कर लेते हो तो इस लेसन से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है कि इस लेसन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा और ना तो सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो आप कहीं से मिला सकते हो। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है पार्ट 1 में, किसमें, पार्ट 1 में, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही लेते हैं, फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। आज के इतना